तो नमस्कार दोस्तों। और कैसे हैं आप सब। देखिए, आज हम मैथ्स का प्रैक्टिस सेट शुरू करेंगे यूपी पुलिस कांस्टेबल री एग्जाम को टारगेट करके। ठीक है। आज के इस प्रैक्टिस सेट में मैं आपको 20 इजी इजी टू मॉडरेट लेवल के प्रश्न कराऊंगा, है ना। मैंने कुछ बहुत ही आसान प्रश्न लिए हैं ताकि आपका एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो, है ना। तो आइए शुरू करते हैं। स्वागत आप सभी का आज की इस क्लास में। देखिए, पहला प्रश्न है कि 15% के लाभ और 9% की हानि के बीच का अंतर कितना है। इतना है 768 रुपये। 15% के लाभ और 9% की हानि के बीच का अंतर इतने रुपए है। तो यहाँ जिसकी बात की जा रही है उस वस्तु का लागत मूल्य कितना होगा। देखिए, जब भी आपसे लागत मूल्य क्रय मूल्य ये दोनों एक ही होते हैं, तो लागत मूल्य को आप 100% मान के चलो। लागत मूल्य को आप 100% मान के चलेंगे। ठीक है। लागत मूल्य और क्रय मूल्य। ठीक है। देखिए, इस प्रकार के सवालों को जल्दी से करने की एक राइट अप्रोच क्या होगी, मैं आपको वही बताऊंगा प्रत्येक सवाल में, है ना। तो ये बोल रहा है कि 15% का लाभ। जब 100 पे 15% का लाभ लेंगे हम तो कितना आएगा 115%। और इस पर 9% की हानि होगी तो कितने में उसका बेचेगा उस वस्तु को 91% में, है ना। अब इन दोनों का अंतर कितना है। इन दोनों का अंतर यानी इस बड़ी वाली में से इस छोटी वाली को घटाओगे तो अंतर आएगा इसका 15। 5 में से गया तो 4, है ना। इतना 11 में से 9 गए तो 2, यानी 24%। मैं डायरेक्टली ही कर देता 15% का लाभ और 9% की हानि, इन दोनों को ही जोड़ देता तो 24% ही आता, लेकिन मुझे आपको अच्छे से समझाना था। अब इन दोनों का अंतर कितना दे रखा है 768 रुपये, है ना। 24% की वैल्यू 768 रुपये है और हमें लागत मूल्य निकालना है। कितना है लागत मूल्य, कितना है 100%। तो हमें 100% की वैल्यू निकालनी होगी। तो 24 से इसमें भाग कर देंगे यहाँ पर 768/24 और मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से। देखिए, अब ये ना ये इसे 4 से कैंसिल आउट करो, पहले इजी करो, इसे सरल करो। ठीक है। 4 से 6 बार और 4 से 25 बार, है ना। अब 6 से इसे कैंसिल आउट करो। 6 कम 6, 6 कम 6 कितना बचा 1, 16 हो गया। 6 दूने 12 बची 4 और 6 अट्ठे 48, 128 इंटू 25। अब गुणा करो इसमें मल्टीप्लाई कर दो 25 का। 25 अट्ठे 200 कैरी 20, 25 दूने 50 और 20 70 की 7 कैरी 7। ठीक है। 25 से कम 25 और 7 32। तो ये आ गया आपका क्या सीपी, यानी लागत मूल्य कितना आ गया 3200 रुपये। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है। इस प्रकार के सवालों को करने का सबसे आसान तरीका मुझे यही लगता है। ठीक है। आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं। देखिए, अगला प्रश्न भी बहुत अच्छा प्रश्न है। ये अंकित मूल्य से संबंधित जो डिस्काउंट वगैरह वाला टॉपिक है ना, उससे संबंधित प्रश्न है। प्रश्न कह रहा है कि एक खिलौने का अंकित मूल्य कितना है 1800 रुपये। अंकित मूल्य होता है हमारा MP, यानी मार्केट प्राइस। ये कितना है आपका 1800 रुपये। ठीक है। बिक्री के दौरान जब 1800 रुपये वाली वस्तु को बेचा जाता है तो बेचने के दौरान क्या कह रहा है 20% और 15% की क्रमागत छूटें दी जाती हैं। 18%, देखिए कोई भी वस्तु अपने आप में 100% होती है, इस बात को आप अच्छे से जानते होंगे, है ना। 100% की वैल्यू, ये 100% का वैल्यू दे रखा है इसने 1800 रुपये। ठीक है। अब इस 100% की वैल्यू को 20% के छूट पर बेचता है तो कितने पर बेचेगा 80% की छूट, 80% में बेचेगा 80/100, है ना। दूसरी छूट संग साथ ही साथ दूसरी छूट कितनी दे रखी है 15%। तो 100 में से 15% कम में बेचेगा तो कितने कम में बेचेगा 85% में, 85/100 हो जाएगा, है ना। इस प्रकार के सवालों को करने का मैं आपको सिर्फ आसान तरीका बता रहा हूँ, नहीं तो दूसरे भी तरीके हैं। मुझे लगता है कि ये सबसे आसान तरीका है इस प्रकार के सवालों को करने का। ठीक है। देखो, एक जीरो से इन दो जीरो को कैंसिल आउट कर दिए। इस वाले जीरो से इसे कैंसिल आउट कर दिए, है ना। अब इसे और सरल बनाओ। 5 से ये 17 बार जाएगा, 5 से ये 2 बार जाएगा और 2 से ये कितनी बार जाएगा 4 बार जाएगा। ठीक है। तो 18 गुणा 4 और गुणा 17। अब देखो, अब इसे यहाँ से और आसान करने के लिए आपकी बेसिक स्ट्रांग होनी चाहिए। आपको यूनिट डिजिट पता होना चाहिए। इकाई अंक से भी बहुत आसानी से कर सकते हैं कि 17 चौका 68 कितना आ गया 8, 8 चौका 32। इकाई अंक कितना आएगा, इकाई अंक से भी कर सकते हैं। तो पहले इसकी कैलकुलेशन मल्टीप्लाई कर लो। 18 चौक 72, है ना, गुणा 17, 17 दूने 34 कैरी 3, 17 सत्ते 119 और 3 कितना हो गया 122। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा 1224। ठीक है। सबसे आसान तरीका ही बता रहा हूँ मैं। ठीक है। अगर आपको भरोसा है तो आप इस क्लास को अटेंड कर सकते हैं कंप्लीट, नहीं तो आप कहीं से भी पढ़ सकते हैं, ऐसा नहीं है, कोई ज़बरदस्ती नहीं है आपसे।
ठीक है, अगला प्रश्न है, देखिए ये अनुपात समानुपात वाले चैप्टर से लिया है मैंने, और ये प्रीवियस ईयर परीक्षा में पूछा गया है यूपी पुलिस कांस्टेबल में ही। देखिए अगर आपसे इस टाइप से प्रश्न पूछा जाए कि x अनुपात 9 समानुपात 5 अनुपात बाई और एक्स बाई का मान पूछ रहा है, तो क्या करेंगे, ये जो बाहर वाले होती है ना दोनों, इनका आपस में गुणा होता है, और ये अंदर वाले होते हैं ना, इनका आपस में गुणा होता है, तो एक्स बाई बराबर आ जाएगा 45। सबसे आसान तरीका है ऑप्शन नंबर बी। मैं तो इसी प्रकार से जो मैं अपनी अप्रोच रखता हूँ सवालों को करने की, सबसे आसान तरीके से ही करता हूँ। ठीक है, आप भी इसी टाइप से किया करोगे तो आपका समय बचेगा। ठीक है, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4। ये सरलीकरण से लिया है मैंने ये प्रश्न। देखिए इस वाले जो प्रैक्टिस सेट है ना, मैंने प्रत्येक चैप्टर से एक एक दो दो प्रश्न लिए हैं, लेकिन इस प्रैक्टिस सेट में मैंने साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का प्रश्न नहीं लिया एक भी। ठीक है, एक लिया है। देखिए प्रश्न नंबर 4 है, निम्न दिए गए समीकरण को हल करें। अब इस प्रकार के सवाल को हल करने की सबसे आसान अप्रोच क्या है, आप इसे लिखते मत जाना, यहीं की यहीं सब हल करो। देखो पहले हम ब्रैकेट के अंदर जाएंगे, बड़ा ब्रैकेट, मझला और छोटा। सबसे पहले हम छोटे ब्रैकेट को हल करते हैं। तो ये दिख रहा है ना आपको 26/2। इस 26 में भाग दो किसका, 2 का, तो कितना आएगा 13, है ना। अब ये माइनस है, यहाँ गुणा है, तो गुणा होगा सबसे पहले। 13 चौको कितना होता है, 13 कम 13, 13 दूनी 26, 13 तीन 39, 13 चौको 52, है ना। अगर आपको पढ़ा नहीं आता तो मैंने बता दिया। 13 चौक कितना हो गया 52। अब 31 में से 52 को घटाएंगे तो माइनस का कितना बचेगा, माइनस का बचेगा, यहाँ पर लिखेंगे हम, है ना। 2 में से 1 गया तो 1, 5 में से और 3 गए तो 2, ये किसके बचेंगे, माइनस के। अब यहाँ पर माइनस है, माइनस और माइनस अब कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई होगी तो प्लस, प्लस का कितना हो जाएगा 30 और 21 कितना हो गया 51 हो गया, है ना। अब यहाँ पर ये माइनस आ गया, यहाँ पर 51 माइनस का हो जाएगा, तो 51 में से 35 माइनस के जाएंगे तो कितना बचेगा, 11 में से 5 के तो 6, 4 में से 1, 16, 16 का इसमें भाग देंगे, 16 का इसमें भाग देंगे किस में, 48 में, तो 16 3 48, कितना आ गया 3, और कितने का आएगा ये माइनस का, क्योंकि यहाँ माइनस के बचेंगे। ठीक है, माइनस का 3, ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। यही अप्रोच आपको रखनी है, जितना हो सके आपको सवालों को जल्दी करने के तरीके आने चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल पर। देखो अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5। ये मैंने चाल दूरी वाले ये जो 10 वाला चैप्टर है ना उससे लिया है, क्योंकि इस वाले चैप्टर से मैक्सिमम पॉसिबिलिटी रहती है प्रश्न आने की। जब भी आपसे इस प्रकार का प्रश्न पूछा जाए कि एक ट्रेन जिसकी लंबाई है, सॉरी जिसकी गति यानी चाल है 67.5 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है, वो 9 सेकंड में एक खंभे को पार करती है और 29 सेकंड में एक प्लेटफॉर्म को पार करती है, तो प्लेटफॉर्म की लंबाई पूछ रही है आपसे। देखिए जब भी आपको इस प्रकार का सवाल दिख जाए तो सबसे आसान अप्रोच, सबसे आसान तरीका क्या होगा इस प्रकार के सवालों का। देखिए आपको पता है कि जो ट्रेन है जब एक खंभे को पार करती है, खंभा खंभा को 9 सेकंड में पार करती है, और प्लेटफॉर्म को, ये समझाने के लिए मैं करा रहा हूँ आपको, प्लेटफॉर्म को करती है वो 29 सेकंड में। यानी जब ये प्लेटफॉर्म को कर रही है और खंभे को कर रही है 9 सेकंड में, प्लेटफॉर्म को 29 सेकंड में, तो कितना समय ज़्यादा ले रही है, 9 सेकंड, सॉरी 20 सेकंड, है ना, 20 सेकंड ले रही है। तो 20 सेकंड से ही हम इसका आंसर निकाल सकते हैं आसानी से। अब 67.5 किलोमीटर प्रति घंटे इसकी चाल है, तो ये 20 सेकंड में कितनी दूरी तय कर लेगी, वही हमारी प्लेटफॉर्म की दूरी निकल आएगी। प्लेटफॉर्म की दूरी निकल आएगी, तो पहले इस किलोमीटर को मीटर में बदलेंगे, यानी 5/18, ठीक है, और गुणा कर देंगे 20 सेकंड से, क्योंकि 20 सेकंड में ये जितनी दूरी चलेगी उतनी ही प्लेटफॉर्म की लंबाई निकल आएगी। ठीक है, तो इसे कैंसिल आउट कर दो, 9 से 2 बार, 9 से कैंसिल आउट करो, 9×7 = 63, बचा 4, 9×5 = 45, यानी 7.5। ठीक है, अब क्या करेंगे, 2 से इसे कैंसिल आउट करो 10 बार। ठीक है, तो कितना आ गया 7.5 गुणा 5 गुणा 10, 10 से इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पॉइंट हट जाएगा, पॉइंट हट गया तो कितना बचा 75 गुणा 5। ठीक है, 5×5 कैरी 2, 5×7 = 35 और 2 37, यानी प्लेटफॉर्म की लंबाई जो आ गई, प्लेटफॉर्म की जो लंबाई या दूरी कह सकते हैं वो कितनी है, 375 किलोमीटर, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी टाइप से यही देखिए, अगर मैं आपको इसे अच्छे से नहीं समझाता तो मैं यहीं पर इन्हें, इसके जो टाइम का अंतर है ना, इस टाइम का अंतर कितना आ जाता है, 20 सेकंड आ जाता ना। ठीक है, इसी टाइप से आपको इस प्रकार के प्रश्न करने हैं। ऐसा तो नहीं लग रहा कि मैं आपको जल्दी जल्दी बोल रहा हूँ, अगर जल्दी जल्दी बोल रहा हूँ तो कमेंट कर देना। ठीक है, अगर नेक्स्ट टारगेट में हम धीरे से कर लेंगे, नेक्स्ट अगले प्रैक्टिस सेट में मैं फिर भी कोशिश करता हूँ कि मैं धीरे से ही बोलूँ।
देखिए, एक सुबह बेद ही अपने घर से कार्यालय साइकिल पर 15 किलोमीटर की गति से जाती है और कार्यालय से घर के लिए 10 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से वापस आती है। तो दो तरफा यात्रा के लिए उसकी औसत गति क्या है? इस सवाल को करने के दो तरीके हैं, ठीक है, लेकिन मैं आपको सबसे आसान तरीका बताऊंगा। देखिए, औसत चाल ये पूछ रहा है। औसत चाल होती है हमारी 2 गुणा जाने वाली चाल 15 और वापस आने वाली चाल 10, और दोनों चालों का योग कितना हो गया? 25। ठीक है, अब इसे सिंप्लीफाई कर लो यहीं पर, ज़्यादा आगे बढ़ने की ज़रूरत नहीं है। 5 से 5 बार, 5 से 2 बार, 5 से ये 3 बार, अब गुणा कर दो। 3 दूने 6, 6 दूने 12, तो औसत गति कितनी आ गई? 12 किलोमीटर प्रति आवर। यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7। देखिए, प्रश्न नंबर 7 कह रहा है कि यदि एक संख्या है 164, इसे 32:9 के अनुपात में विभाजित किया गया है, तो छोटे भाग का अनुपात क्या होगा? यानी 32 यूनिट प्लस 9 यूनिट बराबर कितना है? 164। और हमें छोटा वाला निकालना है, तो पहले तो इसको जोड़ो, कितना हो गया? 41 यूनिट। 41 यूनिट बराबर 164, तो 1 यूनिट बराबर कितना आएगा? 4 से भाग कर देंगे, 4 एकम 4 और 4 चौका 16, 44 है ना। 44 यूनिट निकल के आएगा, सॉरी 4 यूनिट निकल के आएगा। कितना? 4 आ गया। और हमें कितना निकालना है? सबसे छोटा वाला भाग कितने यूनिट में? 9 यूनिट में। 1 यूनिट बराबर 4, तो 9 यूनिट बराबर कितना आएगा? 9 गुणा 4 कितना आएगा? 36। छोटा वाला भाग 36 आ गया। देखिए, अगर मैं इसे ऐसे नहीं करता ना, तो मैं डायरेक्टली ऑप्शन से करता। कैसे करता? मैं यहाँ 9 का मल्टीपल देखता। 9 का मल्टीपल सब है, इसलिए मैंने ये इसे इस टाइप से करा है। अगर यहाँ पर डिफरेंट ऑप्शन होते जो 9 से नहीं कटते, ये एक ऑप्शन ऐसा होता जो 9 का मल्टीपल होता, तो वही आंसर होता। ठीक है, आइए अगले प्रश्न पर। देखिए, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 8। प्रश्न नंबर 8 है 150, 225 और 375 का मासा निकालना है। और आप इस बात को अच्छे से जानते हो कि मासा निकाला जाता है तो मासा में हम सबसे बड़ी संख्या देखते हैं। अब इसे करने का सबसे राइट अप्रोच क्या होगी जल्दी करने की एग्जाम में? देखिए, मासा सबसे बड़ी संख्या होती है, तो सबसे बड़ी संख्या ये है इसमें, है ना। ऑप्शन डिपेंडेंट, ऑप्शन से करेंगे। 125 से इनमें से कौन सी संख्या है जो तीनों कट जाएंगी? नहीं कटेंगी। 125 से तीनों नहीं कटेंगी। तो दूसरा ऑप्शन सबसे बड़ा हमारे पास 75 है, 75। अब 75 के अंतर्गत ही देखो, ये 75 है ना, ये 75 आपका 15 से भी कट जाएगा और 25 से भी कट जाएगा। तो ये 15 और 25 तो हमारे मासापा हो नहीं सकते, क्योंकि ये छोटे हैं ना। और 75 इन तीनों में बड़ा है, तो 75 से 75 तूने 150, ठीक है। और 75 तिया 225 और 75 पंजे 375, यानी जो हमारा मासापा निकल के आया है वो है हमारा 75। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो गया। आइए अगले प्रश्न पर। देखिए, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 9। ये कह रहा है कि सबसे बड़ी 4 अंकों वाली संख्या क्या होगी जो 15, 25 और 35 से प्रत्येक द्वारा विभाजित होगी? देखिए, सबसे राइट अप्रोच क्या होगी इसकी? 15, 25 और 35 को लिख लो आप। अब 15 के गुणनखंड करो 3 और 5, 25 के 5 और 5, 37 के 5 और 7। देखो, 5 से तो ये सभी संख्या कट जाएंगी, क्योंकि इनका यूनिट डिजिट कितना है, इकाई अंक कितना है? 5 है, तो 5 से तो ये सभी संख्या कट जाएंगी। अब 3 से देखो, 3 से कौन सी संख्या कटती है? 3 से 3 तिया 9, 3 तिया 9 और 7 और 5 12, यानी ये भी 3 से कट जाएगी। ये 3 से कट जाएगा, 75, 9 कट जाएगा, 3 से 8 नहीं कटेगा, तो ये तो हमारा ऑप्शन हो नहीं सकता। ठीक है, ये 25, 5 और 2 7, ये 3 से कट जाएंगे, 9 9 18, 5 और 2 7, 3 से नहीं कटेगा, ये नहीं हो सकता। 9 कट जाएगा, है ना। 5 और 2 7, 7 और 8 15, ये भी 3 से कट जाएगा। तो अब हमारे पास ये दोनों दो ऑप्शन बचे, ए वाला और डी वाला। अब इनमें हम फंस गए कि ये किससे कटेंगे। ये हमारे ऑप्शन कौन सा ऑप्शन हमारा आंसर होगा? 3 से तो हमने देख लिया है ना। अब हम देखेंगे 7 से कि कौन से ऐसे ऑप्शन में हम 7 का भाग पूरा पूरा लगा दें, क्योंकि ये इन्हीं के मल्टीपल हैं, इन्हीं के मल्टीपल तो ही हैं। अब 7 से इसमें भाग लगाओ, 7 एकम 7 और बच्चा कितना 2, 7 चौका 28, बचा कितना 1, 17 हो गया। 7 दूने 14, बचा कितना 3, 7 पंजे 35, यानी 7 से ये कट गया। तो जाहिर सी बात है कि ये तो नहीं कटेगा 7 से, क्योंकि दो ऑप्शन हो नहीं सकते एक प्रश्न के आंसर, है ना। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर होगा। यही अप्रोच रखनी है आपको सवालों को करने की किसी भी एग्जाम में। अगर आप इसका डिटेल सॉल्यूशन देखना चाहते हैं, तो मैं अगले क्लास में
इस प्रकार के सवालों का डिटेल सॉल्यूशन आपको बता दूंगा कि किस प्रकार से किए जाते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 10। देखिए प्रश्न नंबर 10 कहता है कि एक मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात इतना है, दूध और पानी का अनुपात इतना है, लेकिन 4 लीटर पानी मिलाने पर दूध और पानी का अनुपात कितना हो जाता है, 3:2 हो जाता है। देखिए एक बात याद रखना, इस प्रकार के सवालों में अगर हम पानी मिला रहे हैं ना तो दूध पर कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। दूध जो पहले अनुपात में था वही उसी अनुपात में दूध बाद में आएगा। ठीक है, तो कैसे करेंगे, मिल्क एंड वाटर। पहले कितना था, पहले था 9:4, लेकिन ये कह रहा है कि 4 लीटर पानी मिलाने पर, 4 लीटर पानी ऐड करने पर, प्लस का मतलब ऐड, ये कितना अनुपात हो रहा है, 3:2। पहले देखो जब पानी मिला रहे हैं तो दूध पर कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। पहले 9 यूनिट में था तो अभी भी 9 यूनिट में ही होना चाहिए। तो इसे 9 यूनिट बनाने के लिए इस पूरे इक्वेशन में, इस पूरे दोनों तरफ हमें 3 से गुणा करना पड़ेगा। 3 से जब इसको 9 बनाएंगे तो 3 से इसमें भी होगा, तो ये कितना आ जाएगा 9, और ये कितना आ जाएगा 3 दूने 6। ठीक है, अब ये रिजल्ट आ गया हमारे पास, क्योंकि अब दूध की क्वालिटी हमने क्वालिटी नहीं क्वांटिटी सेम कर ली, मात्रा सेम कर ली। पहले भी दूध 9 था, अब भी दूध 9 हो गया। तो ये 4 से कितना बढ़ गया, 2 यूनिट, और 2 यूनिट की वैल्यू कितने ऐड कर रहा है, 4, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी, 2। ये पूछ क्या रहा है कि मिश्रण में मिश्रण की मूल मात्रा कितनी थी, 9 और 4। मिश्रण तो यही होगा कि दूध और पानी दोनों को मिला दिया जाए, तो 9 और 4 कितना हो गया, 13 यूनिट। 1 यूनिट की वैल्यू 2 और 13 यूनिट की वैल्यू कितना आ जाएगा, 26। 13 यूनिट की वैल्यू 26, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं। देखिए अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 11। ये कह रहा है कि एक्स और वाई की सालाना आय इतने अनुपात में है, 9:8 में, और इनके खर्चे का अनुपात 5:4 है। ये दोनों व्यक्तिगत रूप से 500 रुपये बचाते हैं, तो वाई का खर्च कितना है। देखिए जी एक्स है, यहाँ पर वाई है, इनकी आय है 9:8 में, और इनके खर्च हैं x/y। ठीक है, यहाँ पर इनकी आय और यहाँ पर इनके खर्च। देखिए ये पहला प्रैक्टिस सेट है, तो थोड़ा आपको भी अजीब सा लगेगा, अटपटा लगेगा कि कैसे किस प्रकार से, लेकिन धीरे धीरे जब हम आगे बढ़ते जाएगा ना तो प्रत्येक प्रैक्टिस सेट को मैं अच्छे से एक्सप्लेन करता जाऊँगा, है ना। ये पहला प्रैक्टिस सेट है। ठीक है, इनके खर्च का अनुपात है 5:4, और ये बचा कितने रहे हैं व्यक्तिगत रूप से 500 रुपये, 500 रुपये बचा रहे हैं। जब भी आपको इस प्रकार का सवाल दिख जाए तो यही अप्रोच रखनी, यही मेथड रखना है। ये मेथड नंबर पहला है हमारा, और मैं भी इसी मेथड को यूज करता हूँ। देखिए पहले तो हम इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे, तो 9 चौका 36 और 8 पंजे 40, 36 और 40 यहाँ पर रख लिया। ठीक है, अब हम इसकी इसमें गुणा करेंगे, इसकी इसमें गुणा करेंगे, दूसरा स्टेप होगा हमारा। 2500 और 4×5 20, यानी 2000। इसका अंतर कितना आ गया, 4 यूनिट, और इनका अंतर कितना आ गया, 500। देखिए ये कह रहा है कि बाई का खर्चा कितने यूनिट में, 4 यूनिट में, और हमने 4 यूनिट की वैल्यू यहाँ पर निकाल ली, तो बाई का खर्चा कितना आ गया, 500 रुपये, यानी ऑप्शन नंबर भी हमारा करेक्ट आंसर होगा। ध्यान से समझने की कोशिश करना। ठीक है, मेरे समझाने के तरीके को समझना कि मैं किस प्रकार से सवालों को करने की सोचता हूँ, मेरी सोच को पकड़ो थोड़ा, है ना। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 12। देखिए प्रश्न नंबर 12 कह रहा है, ये औसत का सवाल है। 40 छात्रों का औसत खर्च इतना है, 305 रुपये। अगर कक्षा अध्यापक का शामिल कर लिया जाए तो औसत खर्च में 15 रुपये की वृद्धि हो जाती है, तो कक्षा अध्यापक का खर्च निकालना है। देखिए मैं किस प्रकार से सोचता हूँ, किस प्रकार से अपनी अप्रोच रखता हूँ इन सवालों को करने की। तो 40 छात्रों का औसत इतना है, 305। आपको इसी प्रकार से सोचना है। 40 छात्रों का औसत कितना है, 305 लिख लिया। अब इसी में हम प्लस करेंगे। देखिए 40 छात्रों का औसत इतना था, लेकिन कक्षा अध्यापक आ गया तो पूरे कक्षा में कितने व्यक्ति हो गए, 41, है ना। 41 होने पर, एक के आने पर ये पूरी कक्षा में ही, तो ये जो औसत है इसकी वृद्धि पूरी कक्षा के लिए होगी, यानी 41 पर कितने की वृद्धि होगी, 15 की। यानी इस प्रकार से समझ लो, ये कक्षा है हमारी, है ना, ये हमारी क्लास है, और इसमें 40 छात्र हैं जिनका औसत खर्च है 305 रुपया। लेकिन अगर इसी में एक व्यक्ति मिला दिया जाए, एक टीचर मिला दिया जाए, तो टोटल स्टूडेंट कितने हो जाएंगे, टोटल स्टूडेंट हो गए हमारे 41। अब 41 पर एक के मिलाने पर, यानी 41 व्यक्तियों पर कितने की वृद्धि हो रही है, 15 की। तो ये 15 की जो वृद्धि हो रही है ना, इन 41 पर होगी, न कि 40 पर। 4100 जगह हो गई, है ना। तो 15 की मल्टीप्लाई कर दें किसमें, 41 में, यानी 305 × 15, तो 305 प्लस
41 की इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 एकम 15 हासिल कैरी 1, 15 चौका 60 और 1 61। अब 305 को 615 में जोड़ेंगे तो 920 आएगा। कितना आएगा? 920। यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, आइए अगले सवाल पर। देखो अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 13। ए और बी दो दोस्त एक व्यवसाय शुरू करते हैं और समान राशि के साथ, राशि कैसी है? समान। बी 9 महीने के बाद व्यवसाय छोड़कर चला जाता है। यदि वर्ष के अंत में ए को 2400 रुपये का लाभ होता है तो कुल लाभ ज्ञात करना है। देखिए ये साझेदारी का प्रश्न है और लाभ बराबर क्या होता है पहले तो आपको ये पता होना चाहिए। लाभ बराबर होता है पूंजी इंटू समय, पूंजी इंटू समय। लेकिन जब ये कह रहा है कि पूंजी समान है यानी पूंजी फिक्स है, लाभ बराबर क्या होता है? पूंजी और समय, पूंजी गुणा समय। लेकिन पूंजी यहाँ पर समान है, पूंजी यहाँ पर समान है दोनों की, तो जो लाभ होगा वो किसके रेफरेंस में बचेगा? किसके रेफरेंस में बचेगा? समय के में, है ना, समय के में बचेगा। अब ए और बी हैं, दो व्यक्ति हैं ए और बी। ए का समय कितना है? एक तो पूरे 12 महीने लगा, बी कितने महीने लगा? 9 महीने। ये क्या है? लाभ समय के अकॉर्डिंग बचेगा। ए का लाभ कितना है? 2400 रुपये, यानी 12 यूनिट की वैल्यू 2400 है। ये कितना मल्टीपल है? 200 का मल्टीपल। और कुल लाभ कितना होगा? कुल लाभ है 21 यूनिट में। ठीक है, एक यूनिट की वैल्यू 200 रुपये, 21 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? तो 200 से इसमें गुणा कर देंगे, कितना आएगा? 4200 रुपये। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 14। प्रश्न नंबर 14 है 67354 में इकाई का अंक ज्ञात करो। तो देखिए जब भी आपसे इकाई का अंक पूछा जाए ना तो हमें सिर्फ इकाई के अंक से ही मतलब होता है ना, आगे के अंकों से कोई मतलब नहीं होता है। इससे आप कैंसिल आउट भी कर सकते हैं। अब यहाँ पर 4 है और 4 की घात कितनी है? 1237। देखिए जब भी आपसे पूछा जाए कि 4 का इकाई अंक, चाहे 4 की घात दो प्रकार से होती है, एक तो ऑड यानी विषम और इवन। ठीक है, देखिए 4 की घात अगर विषम होगी यानी 4 की घात 1, 4 की घात 3, तो जो यूनिट डिजिट आएगा वो 4 ही आएगा, और सम होगी तो यूनिट डिजिट 6 आएगा। तो यहाँ पर जो इकाई अंक आएगा यूनिट डिजिट आएगा यहाँ पर 4, क्योंकि घात कैसी है? ऑड है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर होगा। आगे के जो प्रश्न है ना थोड़े इजी प्रश्न है, लेकिन आपको ये इजी प्रश्न करने चाहिए, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम को टारगेट करके। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 15। ये पूछ रहा है कि 125 फैक्टोरियल में शून्यकों की संख्या ज्ञात करनी है। जब भी आपको इस टाइप का प्रश्न पूछी जाए, इस टाइप से फैक्टोरियल लगा होना चाहिए, शून्यकों की संख्या पूछी जाए, तो आपको कुछ नहीं करना, बस आपको ये स्टेप लगाने हैं। जैसे हम लासा निकालते हैं ना, वही फैक्टर वाला। तो 5 से काटो, 25 पंजे 125। ठीक है, फिर 5 से एक बार काटेंगे, 55 25, और 5 से फिर एक बार, 5 से कम 5। तो यहाँ पर अगर शून्यकों की संख्या पूछी जाए तो ये है हमारे शून्यक। अब इसमें हम 2 का भाग क्यों नहीं दे रहे पता है? शून्यक का मतलब होता है कि जिसमें 2 भी आनी चाहिए और 5 भी आनी चाहिए, तभी एक शून्यक बनेगा 10 वाला। तो एक शून्य है इसमें। अब इसमें 2 का भाग 2 से हम इसलिए कैलकुलेशन नहीं कर रहे हैं क्योंकि 2 के अंक ज़्यादा आएंगे, 2 के अंक ज़्यादा आएंगे। मान के चलो 2 के अंक आए 6 बार और 3 के अंक आए 5 बार, तो 3 के अंक 6 बार आए, 5 के अंक 3 बार आए हैं, तो हम 3 को प्रेफरेंस देंगे क्योंकि 3 इसी में होंगे और 3 इसमें होंगे 5 के, है ना, 5 के 3 उसमें होंगे, 5 के 3 इसमें होंगे, तो तभी तो बनेगा ना। अब मान के चलो 2 का अंक 6 बार आया है, 2 का अंक कितनी बार आया है? 6 बार, और 5 का अंक आया 3 बार, 5 का अंक 3 बार आया है, तो हम 3 को प्रेफरेंस देंगे। किसको प्रेफरेंस देंगे? 3 को। ठीक है, तो यहाँ पर कितना आया है? 25, 5 30 और 1 31, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, यही अप्रोच रखनी है आपको इस प्रकार के सवालों को करने की। नहीं तो मैं 2 से यहाँ पर करता ना, 2 से देखो, 2 से मैं करके बता देता हूँ। 125 2 से भाग देंगे, 6 दूनी 12 और 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 62। अब देखिए 62 आ गया और यहाँ पर हमारा 31 ही आ रहा है, तो 62 तक हम कैसे जाएंगे? ठीक है, मान के चलो दूसरे तरीके से समझो, आपको नहीं समझ में आया होगा मुझे पता है। मान के चलो 3 लड़कियां हैं और 2 लड़के हैं, और मुझे शादी करानी है इन तीनों 5 व्यक्तियों की। कैसे होगी? जितने लड़के होंगे उतनी ही तो शादियां होंगी, यानी 3 लड़कियों की 2 लड़कों से शादी नहीं करा सकता मैं, लेकिन 2 लड़कों की 2 लड़कियों से हो जाएगी। 2 लड़के हैं, 3 लड़कियां हैं, तो शादी किन की होगी? 2 लड़कों 2 लड़कियों की तो होगी ना। वो तीसरी लड़की साली बन जाएगी उन दोनों लड़कों की, है ना। मजाक कर रहा हूँ लेकिन समझने की कोशिश करो।
लड़कियां 10 हैं और लड़के 7 हैं, तो शादी के जोड़े कितने बनेंगे? 7 बनेंगे, ना कि 10। ठीक है। अगर मैं यहीं पर ये कह दूं कि 15 लड़कियां हैं और 10 लड़के हैं, तो शादी के जोड़े कितने बनेंगे? 10 जोड़े बनेंगे। जो 5 लड़कियां हैं उन लड़कों की साली बन जाएंगी, है ना। समझ में आ गया होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 16। देखो इसमें हमें 360 के अभाज्य गुणनखंड करने हैं। अब अभाज्य संख्या आप जानते होंगे कहाँ से शुरू होती है, 2, 3, 5, 7, 11। इन संख्याओं में हमें इस 360 को तोड़ना है। तो तोड़ो, देखो सबसे आसान तरीका क्या होगा तोड़ने का। इसे 36 में तोड़ लो, इसे 10 में तोड़ दो, इसे 2 और 5 में तोड़ दो, यानी अभाज्य संख्या में तोड़ दिया। ये तो काम फिनिश हो गया। इसे तोड़ो अभाज्य संख्या में, 4 गुणा 9, लेकिन ये अभाज्य संख्या नहीं है। इसे 2 और 2 में तोड़ दो, ये अभाज्य संख्या हो गया। इसे 3 और 3 में तोड़ दो, ये भी अभाज्य संख्या हो गई। तो टोटल गुणनखंड कितने हो गए इसके? 1, 2, 3, 4, 5 और 6। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो गया। आइए नेक्स्ट प्रश्न पर। देखो अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 17। एक संख्या को 14 से भाग करने पर शेषफल 8 प्राप्त होता है, तो उसी संख्या को 7 से भाग करने पर क्या आंसर होगा? देखो सबसे आसान अप्रोच क्या होगी इसकी। एक संख्या मान लो x है, x को 14 से भाग करने पर शेषफल 8 प्राप्त हो रहा है। देखो कोई संख्या x मानी है, पहले समझ लो, है ना। x को 14 से भाग करने पर शेषफल हमारा क्या प्राप्त हो रहा है? 8। शेषफल क्या प्राप्त हो रहा है? 8। तो जो संख्या होगी, है ना, कोई संख्या है, ठीक है। यहाँ पर मुझे नहीं पता कितनी बार भाग गया है, मैं मान लेता हूँ प्रश्न बार भाग गया है, प्रश्न क्वेश्चन मार्क चिन्ह बार भाग गया है। तो जो ये संख्या है ना, ये संख्या क्या होगी हमारी? ये संख्या होगी हमारी 14 गुणा प्रश्नवाचक प्लस में 8 जोड़ेंगे, तभी तो ये संख्या निकल के आएगी, x बराबर है ना। अब इसी संख्या को मुझे 7 से भाग करना है, तो संख्या ये है, इसे मैं 7 से भाग करूँगा तो 7 से ये तो कट जाएगा, कट गया ना। अब 7 का मैं 8 में भाग लगाऊंगा तो रिमाइंडर कितना आएगा? शेषफल कितना आएगा? 1 आएगा ना। 7 एकम 7 बचा कितना? 1। अब डायरेक्ट किस प्रकार से करती हूँ, देखो जब 7 से भाग करने पर 8 शेषफल आ रहा है, तो इसी शेषफल में हमें 7 से भाग कर देना चाहिए, और इस प्रकार के प्रश्नों को करने का सबसे आसान तरीका यही लगता है। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, आगे समझ में। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 18। देखिए जब भी आपको इतना बड़ा प्रश्न दिख जाए तो आप इसे लिखने की कोशिश मत करना कभी भी, नहीं तो आपका टाइम खराब हो जाएगा एग्जाम में। देखिए ये कितने का वर्ग है? ये इसका वर्गमूल कितना आएगा? 15, है ना। 15 आएगा। 15 को इसमें जोड़ दो, कितना हो गया? 169। अब 169 कितने का वर्गमूल होता है? 169 का वर्गमूल कितना होता है? 13। 13 को इसमें जोड़ दो, कितना हो गया? 121। अब 121 का कितने का वर्गमूल होता है? 11 का। 11 को इसमें जोड़ दो, कितना हो गया? 36। 36 का वर्गमूल कितना होता है? 6। ठीक है, 6। 6 को इसमें जोड़ दो, कितना होगा? 16। और 16 का वर्गमूल कितना आएगा? 4। 4। 4 बट्टे, अब 2 का क्यूब है ये, यानी 8 की पावर 1/3 है, 1/3, यानी अंडर रूट 8 का घनमूल कितना आएगा? 2, यानी 4/2। 2 से 2 कैंसिल आउट कर दो, कितनी बार जाएगा? 2 बार। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो गया। सवाल को वहीं की वहीं करने की कोशिश किया करो, ठीक है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 19 और प्रश्न नंबर 20 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ध्यान से समझना। देखिए यदि किसी वर्ग के विकर्ण की लंबाई इतनी है तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा? देखो जब आपको वर्ग का सूत्र पता होगा ना, ये वर्ग होता है हमारा, चारों भुजाएं बराबर होती हैं, ए। विकर्ण हमारा ये इसमें ये होता है। ये क्या हो गया? आपने जब 9th 10th में होंगे तो आपने पाइथागोरस प्रमेय जानी होगी ना, ये लंब आधार और ये कर्ण हो गया। कर्ण ये हमारा क्या दे रखा है? विकर्ण दे रखा है। तो ये जो भुजा होती है ना, ये भुजा होती है हमारी, ये भुजा होती है a/2। ये √2 होती है। कैसे निकल के आती है? देखो कर्ण बराबर क्या होता है? कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है? लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। आदर्श का हिंदी में लिख लो, है ना। तो कर्ण निकालेंगे तो आएगा, देखो लंब कितना है हमारा? A², आदर कितना है? A², तो कितना आ गया? 2a² अंडर में। ए को बाहर निकाल लेंगे तो आएगा a√2। और इसी की ये मैंने यहाँ निकाला था ना, ये मैंने डायरेक्ट यहाँ पर रख दिया था, और इसी का मान कितना दे रखा है इसमें? a वाला, यानी 6√2। 2 से √2 कट गया, तो यानी a की वैल्यू कितनी आ गई? 6। और स्क्वायर का यानी वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? a², तो a² की वैल्यू कितनी आएगी? 6 का वर्ग यानी 36। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो गया, ठीक है। आज की इस प्रैक्टिस सेट का ये लास्ट प्रश्न है, बहुत अच्छा प्रश्न है, ठीक है। परसेंटेज से रिलेट करके मैंने आयत जो मेंसुरेशन होती है ना, उसमें इसको इंक्लूड किया है। यदि किसी आयत की लंबाई, देखो आयत हमारा ये होता है, पहले तो मैं आपको आयत बता दूं। आयत की लंबाई ये होती है, चौड़ाई होती है b, ठीक है। तो जो इसका क्षेत्रफल होता है, क्षेत्रफल वो होता है b/l, यानी चौड़ाई इंटू लंबाई। इसे कैपिटल B मान लो या स्मॉल b मान लो, कोई बात नहीं, समझने के लिए। देखो जब इसकी लंबाई
को 20% दी, 20% की फ्रैक्शन क्या होती है, 1/5, यानी इसकी लंबाई 5 है, 5 से कितनी बढ़ा रहा है, एक तो कितना हो जाएगा 6, और इसकी चौड़ाई की बात कर रहा है 25%। 25% का मतलब होता है 1/4, और जब इसकी चौड़ाई 4 है, 4 पर 1 बढ़ा रहा है, 4 से 1 कितना हो गया 5। अब क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई, यानी 20, और कितना हो गया 30। तो क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि होगी, ये क्षेत्रफल आ गया, क्षेत्रफल में कितने की वृद्धि हो रही है, तो देखो इसे 100 बना लो पहले, क्योंकि 100 पर हम बहुत ही आसानी से कैलकुलेशन कर लेते हैं। 100 बनाने के लिए मुझे इधर 5 से गुणा करना होगा, तो इधर भी ऑटोमेटिक 5 से गुणा हो जाएगा, ठीक है, रेशियो में गुणा हो जाता है। तो ये हो गया 100 और ये हो गया 150। अब 100 पर कितना बढ़ गया 50, तो यही 50% क्या हो गया, क्षेत्रफल में वृद्धि आ गई, यानी ऑप्शन नंबर भी हमारा करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, तो ये रहे आज के इस पहले प्रैक्टिस सेट के 20 प्रश्न। कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको समझाने का तरीका समझ में आया है। देखिए इतना तो मुझे पता है कि मैंने थोड़ी जल्दबाजी की है, मेरे जो बोला है वो थोड़ा स्पीड में बोला है, ठीक है, लेकिन जैसे ही हम अगले प्रैक्टिस सेट लगाएंगे तो मैं कोशिश करूँगा कि मैं आराम आराम से बोलूँ और अच्छे से समझाने की कोशिश करूँ, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगले प्रैक्टिस सेट में। ये यहाँ पर 50% की वृद्धि है ना, अगले प्रैक्टिस सेट में, ठीक है, जिसमें हम और 15 से 20 प्रश्नों की प्रैक्टिस करेंगे, जो कि बहुत ही शानदार प्रश्न होंगे, है ना। धन्यवाद।